हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं बशीर अहमद रुनियाल साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शहर इंडिया में। शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। न्यूज़ शहर इंडिया में आपका चैनल मैं बड़े अच्छे ढंग से फॉलो करता हूँ। शुक्रिया सर। रुनियाल साहब, अगर बात करें हम पॉलिटिक्स की और ख़ासकर अगर हम बानिहाल डिस्ट्रिक्ट रामबन की पॉलिटिक्स की बात करें, काफ़ी सारे फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। और बात करें हम, जब से आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत करके आई है, जम्मू कश्मीर के लोग भी उसमें शामिल हो रहे हैं और रामबन डिस्ट्रिक्ट बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी सारे काफ़ी लोग जो है उसमें जा रहे हैं। तो कैसे देखते हैं? मुझे जहाँ तक आम आदमी पार्टी का ताल्लुक़ है तो मुझे उसका कोई इतना ब्राइट फ्यूचर, हमें खासकर कश्मीर वैली, पुंछ रजौरी और हमारे जो चिनाब रीजन है, बैसन है, मुझे इसका कोई ख़ास नहीं लगता, क्योंकि उसमें कोई नज़रियाती मामलात हैं। अभी तक तो लोग, कुछ बच्चे नाच रहे हैं, चल रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ नौजवान जो हैं। लेकिन इस हद तक, जिस हद तक स्टार्ट में हमारे बानाल कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों का जो जिस ढंग से नौजवान उसमें शामिल होना शुरू हुए थे, तो अब पिछले दिनों से उसमें काफ़ी ब्रेक लग गई है। तो कुछ ऐसा मसला नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना। यहाँ पे ज़्यादातर रीजनल पार्टीज़ का ही असर रहेगा, और नेशनल में से दो पार्टियाँ हैं, कांग्रेस और बीजेपी, जो प्लेयर, मेन प्लेयर रह सकते हैं इस एरिया में। बाकी तो रीजनल पार्टीज़ का ही रहेगा ज़्यादा इसमें। रुनियाल साहब, आपकी पार्टी के भी कुछ लोग छोड़ करके जो है आम आदमी पार्टी का हिस्सा बने हैं। हाँ, कुछ लोग तो रिसेंटली आए थे मेरे साथ, और दो एक लोग मेरे साथी थे जो बहुत पुराने थे, वो गए हैं। अभी उनको भी गलतफहमी कुछ हुई होगी मुझे लगता है, तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि वो बिल्कुल जिस ढंग से गए हैं मेरे साथ फिर वापस आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि उनका कोई वहाँ पे इस कदर सिक्योर फ्यूचर है जहाँ पे वो गए हैं। जो पार्टी रियासत में एक या दो सीटों से ज़्यादा या चार सीटों से ज़्यादा जो नहीं ये जीत नहीं सकती, तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई इतना ब्राइट फ्यूचर हो सकता है उसमें। लेकिन बहरहाल उनमें से कुछ और एम्बिशियस थे जिन्होंने उन लोगों को बहकाया होगा और चले गए, तो मुझे उम्मीद है कि वो लोग फिर वापस आएंगे मेरे साथ। जी, आप डीडीसी काउंसलर भी हैं और आपके लिए भी तरह तरह के लोग जो हैं बातें करते हैं कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कम रहते हैं, जम्मू में ज़्यादा रहते हैं। क्या एक मैसेज रहेगा आपका उन लोगों के लिए? देखिए, जहाँ तक मेरी परफॉर्मेंस एज डीडीसी काउंसलर है तो वो सबके सामने वाज़ेह है। मेरे दो इलाकों को तो मैंने कनेक्ट कर दिया रोड में, जबकि मेरा बहुत सारा पैसा जो है वो लेप्स इसलिए हुआ कि टेंडरिंग प्रोसेस जो है काफ़ी लेट हुआ था। इस साल भी मैंने 4 एक रोड रखवाए हैं, और मुझे उम्मीद है कि उन एरियाज़ को जो तरस रहे थे रोड के लिए पिछले आज़ादी के बाद, अब तक जो है लोगों की डिमांड थी कि हमारे एरियाज़ जो हैं वो कनेक्ट हो जाएं, तो लेकिन नहीं हुए थे। तो इंशाल्लाह 4 रोड तो मैंने इस साल रखे हैं, 2 रोड ऑलरेडी कंप्लीट हो गए। तो एक विजिबल इम्पैक्ट जो है, बहुत थोड़े से पैसे से जो हमारे डिस्पोजल पे है, एक विजिबल इम्पैक्ट जो है पड़ना शुरू हुआ है। वो मेरी अपनी ज़ाती प्लानिंग है जिसकी बुनियाद पे मैं ये कर रहा हूँ। रहा सवाल उसके अलावा, काफ़ी हमारी जो बाकी डिपार्टमेंट्स की स्कीमें हैं उसमें भी हमारा हाथ रहता है, मेरी कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये दरदही खौड़ा मगरकोट रोड है, इसको इंशाल्लाह हम PMGSY में जो उसकी सर्वे वगैरह भी मुकम्मल होगी, प्रोजेक्ट जा रहा है, और इंशाल्लाह आइंदा साल 1.5 साल में ये रोड भी कंस्ट्रक्ट होने के चांसेस हैं। बाकी हमने कुछ नाबार्ड में भी रोड्स भिजवाए हैं, और मज़ीद हमारी जो है अपग्रेडेशन में रोड्स जा रहे हैं। तो जहाँ तक मेरी एक ये जो डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक़ है उसका, तो मैं पूरी उम्मीद रख रहा हूँ, और मेरे लोग जानते हैं कि शायद ही किसी डीडीसी की जम्मू कश्मीर की तारीख में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही हो जितनी परफॉर्मेंस हमने दी है। और उसमें लोगों का भी ताउन है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी ताउन है, मैं समझता हूँ। लेकिन परफॉर्मेंस हमारी बेहतर है, और मैं जो है ये फ़ख्र से कह सकता हूँ। रहा सवाल कि मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादातर नहीं रहता, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी के बिल्कुल हर मामलात में ये क्या नाम है, मेरा जो है इंटरवेंशन है। मैं कॉन्स्टिट्यूंसी को बड़े अच्छे ढंग से देख रहा हूँ, और यही वजह है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा काम जो है हो रहा है। रहा सवाल कि मैं वहाँ बैठ के सिर्फ छड़ी तकरीरें करूँ और लोगों को ये सब्ज़ बाग दिखाऊँ और पटवारियों से उलझूँ, गिरदौरों से उलझूँ, नजईद से उलझूँ, VLWO से उलझूँ, वो मेरे कप ऑफ टी नहीं है। मेरी कोशिश है यही कि मैं एक अच्छी परफॉर्मेंस देकर, जो मौका मिला है, तो इसमें अभी इस वक्त जो है कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट तो है नहीं, लेकिन इन हालात में जबकि लोगों का
जो वेंटिलेट करने के लिए ग्रीवेंसेस लोग चोक हो गए हैं, तो इसमें भी एक हमारे पास एक ये विंडो खुली है, जिससे हमारी कोशिश रहेगी कि लोगों की डेवलपमेंट में थोड़े से अमाउंट में जो हमारे डिस्पोजल पे है एक अच्छा इम्पैक्ट दें। तो यही है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी अर्ज़ करता जाऊँ कि लोग जो है तरह तरह की बातें करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग, जैसा आपने कहा, जो मुझसे निकले हैं, वो लोगों को कहते हैं कि रुनियाल साहब जी आप सियासत से दस्तबरदार हो गए हैं, वो जी यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आप जी हमारे साथ आओ। तो मैं आपके इस चैनल की वसातत से अपने तमाम सपोर्टर को वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि मैं एक पार्टी के साथ मुंसलिक हूँ, पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, लेकिन मेरा क्लेम इलेक्शन लड़ने का बिल्कुल बदस्तूर है। और मैं अपने जो सपोर्टर्स हैं, इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द डे मैं उनको मायूस नहीं करूँगा। वो देखेंगे कि मेरी स्ट्रेटजी, मेरा मेरिट जो है वो ज़ाया नहीं होगा, और इंशाल्लाह रहमान उन लोगों को इत्मीनान रखनी चाहिए। पार्टी डिसिप्लिन में कुछ बातें ओपनली नहीं की जा सकती, कुछ बातें ओपनली लोगों को बताई नहीं जा सकती, लेकिन इशारतन मैं ये कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह मैं बिल्कुल गेम में हूँ। और जो ये लोग गलत कह रहे हैं वो उनकी मेरे बारे में कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा या वो सियासत से दस्तबरदार हो गया, ये उनका ज़हनी बैंकरप्सी है उनकी। मैं समझता हूँ कि वो लोग किसी काबिल नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से वो मेरी गैरहाज़िरी का या आदम मौजूदगी का सहारा लेकर अपनी सियासी जो है प्लेटफार्म को चमकाना चाहते हैं। लेकिन लोग जानते हैं, मेरे वर्कर्स, मेरे लोग मेरे साथ इन टच हैं, तो इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं। रुनियाल साहब, अगर बात करें हम डीडीसी काउंसलर होते हुए जो काम आपने करवाए हैं, जो काम लोगों को 70-75 सालों में देखने को नहीं मिले, खासकर रोड्स की अगर हम बात करेंगे, जो सैंक्शन आपके दौर में आपने करवाए, दौड़ धूप की, मैंने पहले भी आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, आपने जम्मू में भी काफ़ी सारे यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे जो हैं वो खटखटाए, और लोगों को आज सहूलियतें जो हैं वो मिल रही हैं, लेकिन उसका क्रेडिट भी जो है वो दूसरे लोगों को देने की कोशिश की जा रही है, या लेने की जो है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये कैसे? देखिए, ये तो पॉलिटिक्स में चलता है। मेरी सबसे बड़ी हमारे लोगों की ट्रेजेडी ये है कि हमारे लोग जो हैं बहुत सीधे साधे हैं, और वो झूठ पे एकदम यकीन कर लेते हैं, सच पे यकीन नहीं करते हैं। अब देखिए, 1947 से आज तक जो है खौड़ा दरदही रोड पे किसी ने बात ही नहीं की। हमारे 12 साल हमारे वहाँ पे एक एमएलए रहे, और वो एमएलए जो थे उस वो मैक्सिमम वोट उस एरिया से उसको जा रहे थे, जो पीछे कांग्रेस के सबका एमएलए थे, और लोग उसके साथ आज भी इन टच हैं। लेकिन वहाँ पे एक दो चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ कि हमारे पहाड़ी इलाकों में सबसे बड़ा ये मिसफॉर्चून है, और ये नौजवान तबके को देखना चाहिए, और जो जी शूर लोग हैं उनको देखना चाहिए। सबसे बड़ा मिसफॉर्चून ये है कि 2-3 लोगों को ख़रीद कर उनको पाला जाता है, उन लोगों को फाइनेंशियली मदद की जाती है सियासी लोगों की तरफ से, और वो जो है ढोल बजाने के लिए और गलत किस्म की अफवाहें फैलाने के लिए तैयार है। आज भी जो PMGSY का, चूँकि मैं DDC हूँ, मेरी अपनी अथॉरिटी है, मेरी अपनी से है, और उसके बाद मेरा अपना असर रसूख भी एज ब्यूरोक्रेट है। बड़ी मुश्किल से उसकी सर्वे वगैरह हमने स्टार्ट करवाया अंडर PMGSY। लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं कि ये जी वो कांग्रेस के वर्कर जो अपने हमारे MLA साहब थे, एक्स MLA साहब, उसने जी दिया है। कहीं पे अगर मैं कोई काम कर देता हूँ तो ये अपोजिशन के लोग कहते हैं तो गवर्नमेंट ने देना ही था, इसमें तो किसी का एहसान नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने देना था तो 70 साल पहले क्यों नहीं दिया, या 5 साल 10 साल पहले क्यों नहीं दिया। ये तो एक एफर्ट्स होती हैं, उन एफर्ट्स को मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि ये जो है ये लावारस कौम है हमारी, हम लोगों को कोई जो है से नहीं थी एडमिनिस्ट्रेशन में, इस वजह से हमारे लोग पीछे रहे पॉलिटिकली। हम लोग इतने फाल नहीं थे, प्रोएक्टिव नहीं थे। हमारे लोग जो हम लोगों ने जो मनसलक थे हमारे MLAs के साथ जिनका ताल्लुक़ था, उन लोगों ने काम नहीं किया, बजाय इससे कि वो उससे काम लेते। एक मामूली 9 या 10 पंचायतों का मैं DDC काउंसलर हूँ, जो मेरे शाया निशान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं 4 रोड मैंने और सैंक्शन करवाए हैं, 2 रोड ऑलरेडी हो गए, तो ये अगर 7 रोड मेरे 2 साल के एंड तक अगर ये 7 रोड मेरे बन जाते हैं तो मेरे ख्याल में ये तो इस इलाके में इनकलाब आ जाएगा। मेरा अपनी एक फ़िलासफ़ी है, चूँकि मैं ऐसे इलाके से रहा हूँ जहाँ मुझे पूरी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके बाद भी जब मैं मुलाजमत में था मुझे घर जाने के लिए पैदल जाना पड़ता था। तो मैं उन तमाम मिजरीज़ और उन तकलीफ़ से गुज़रा हुआ हूँ, और मुझे अब लोगों के एहसास है जो पैदल चलकर बोझ उठाकर अपने घर अपनी बीवी बच्चों के लिए जो है खुराक ले जाते हैं।
तो मुझे वो याद है, उन लोगों की तकलीफ़ों का एहसास है। इस वजह से मेरा यह है कि आप पानी मत दो, बिजली मत दो, कुछ भी मत दो, अगर आप रोड दे सकते हो, इन एरियाज़ को रोड के साथ कनेक्ट कर सकते हो, तो सब्सिक्वेंटली जो है तमाम डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वहाँ आएंगी। लेकिन जब आपको ये हो, तो इस लिहाज से यह है कि इंशाल्लाह 1-2 साल में मैं ये कह सकता हूँ कि अगले साल मार्च में अगर अल्लाह ने चाहा तो लोगों के सामने मेरे 7 रोड मुकम्मल हो जाने चाहिए। मैं तो अभी तक सिर्फ यही उनकी अर्थ वर्क ही कराता हूँ। क्यों? क्योंकि जब से मैंने होश संभालिया, सिर्फ 2 साल पहले तक हमारे पहाड़ी इलाके के हर रोड में सिर्फ मिट्टी थी, अर्थवर्क के अलावा कोई काम नहीं हुआ था, और अगर हुआ भी होगा वो कागज़ों में था, कोई ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई थी। अब 2-3 साल से हमने जब इसमें चिल्लाना खिलाना शुरू कर दिया, अब कहीं कहीं पैच वर्क जो है ब्लैक टॉपिंग का हो रहा है। तो मेरी जो है अपने ही उन 10 कॉन्स्टिट्यूंसी 10 पंचायतों पे नज़र नहीं है, बल्कि मेरी एंटायर बानाल कॉन्स्टिट्यूंसी, बल्कि पूरे रामबन डिस्ट्रिक्ट पर मेरी नज़र है। मैं चाहता हूँ कि हमारा डिस्ट्रिक्ट वैसे भी पसमानदा है, और इस डिस्ट्रिक्ट में जितनी डेवलपमेंट हो सके, मेरे ख्याल में अगर मेरी वजह से हो सके या मैं किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करूँ, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। रुनिया साहब, जिस तरह से उम्मीदें की जा रही हैं कि 2-3 महीने के बाद इलेक्शन होंगे, 2-3 महीने के बाद इलेक्शन होंगे, यही 2-3 महीने करते करते अब लगभग 3-4 साल हो चुके हैं। तो क्या लगता है आपको, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि सरकार कब तक जो है इलेक्शन करवा सकती है? देखिए, कुछ नहीं कहा जा सकता। पहले तो काफ़ी एक यूफोरिया क्रिएट हो गया था इस डिलिमिटेशन कमीशन के पहले से कि इलेक्शन होगा, लेकिन जब से ये आई है और ये इतना बड़ा जुल्म हुआ है लोगों के साथ, इतना बड़ा जुल्म है। ये मेरी बानाल कॉन्स्टिट्यूंसी 1,63,000 बल्कि 1,64 के करीब पे है, और 1,28 पे रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो एक किस्म की जेरी मॉन्डरिंग जिसको कहते हैं वो की गई है। और ये इस डिलिमिटेशन का सबसे बड़ा जो डार्क साइड ऑफ दिस इज़ कि जब ये जो भी कुछ गाँव या जो भी इलाके डिलिमिटेशन कमीशन में दोनों डिस्ट्रिक्ट में जो 2 हमारी हुई हैं, इनमें ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में थे जो बीजेपी वालों के, और वो भी बहुत लोअर लेवल के लोगों के प्रपोजल दिए गए थे। अगर ऐसा होता, फॉर एग्जांपल आपने पोगल बीच में छोड़ दिया, परिस्तान और पांचल को उधर दिया, क्योंकि वहाँ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की आबादी वो समझते हैं ज़्यादा है। हमें लोगों को सेकुलर इंडिया में इस किस्म की जो है नहीं करनी चाहिए थी। तो बहरहाल ये कर दिया, ये एक जुल्म हो गया, और ये अभी आइंदा 30 साल हमारे लोगों को सहना पड़ेगा। हमारी तहसील को तोड़ दिया, हमें देखे हमारा धनमस्ता एरिया डाल दिया बनाल के साथ, हमारा पोगल डाल दिया बनाल के साथ, और ये जो है इवन कि एक हमारा बीच में एक एरिया है जो पोगल का एक एरिया है, वह है जो पांचल के बिल्कुल फागमोला है, उसमें भी वो भी डिबेटेबल क्वेश्चन, बिकॉज फागमोला इज़ पार्ट ऑफ पोगल, बट उसको आप कोशिश कर रहे हैं रामबन के साथ रखने की। तो ये तमाम चीज़ें, ये कितना मैस क्रिएट हो गया है। इस मैस में मैं समझता हूँ कि हमारी आइंदा नस्लें जो हैं वो रोएंगी, और उन लोगों को रोएंगी और बद्दुआएं देंगी जिन्होंने इनके साथ ये किया है। हमने बड़ी रिप्रेजेंटेशन की, बोला भी। एक पोगल का एक एरिया जाने से, रामबन के साथ जाने से कोई तूफ़ान नहीं हो जाता, कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कोई इतना वो प्रभाव नहीं पड़ता। वो प्रभाव पड़ना होगा वो वैसे भी पड़ जाएगा। अब इस वक्त दोनों वो लोग जो अफेक्टेड हैं वो ज़ख्मी हैं। अगर पहले 50% या 60% वोट्स पोल होते थे, तो वो ज़ख्मी लोग जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ है, अब तो 90% पोल करेंगे और आपके अगेंस्ट जाएंगे। आप क्या कर सकते हो? फिर भी आपकी मैनिपुलेशन के बाद भी आपके हारने के चांसेस हैं। तो ये तमाम चीज़ें हो गई हैं। बहरहाल अब तो दिल ही नहीं करता है ये तमाम चीज़ें, ये सोचना या इस किस्म की ये जो बदमज़गी रही हुई है, ये बहुत बुरी बात है। इलेक्शंस का क्या उम्मीद करते हैं? इलेक्शन का अभी तक तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सिग्नल नहीं आया, और अगर अभी गवर्नमेंट ऐलान भी कर देती है, इसके बाद इंटेंसिव रिवीजन हो गया इलेक्टोरल रोल्स की, उसमें भी कम से कम 4 महीने लग जाते हैं, और उसके बाद ही कहीं इलेक्शन का अगर होगा भी तो अक्टूबर में किया जा सकता है। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इतनी सिंसियर है। पता नहीं अभी क्या क्या चीज़ें करेंगे, क्या क्या इनके अपने अज़ाइम होंगे। तो इस लिहाज से लोगों को इतना इच्छुक नहीं होना चाहिए, और इतनी ज़्यादा इलेक्शन, और ये जो है यहाँ के लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए इलेक्शन। अभी जिस हालत में स्टेटस को की पोजीशन है, मुझे लगता है कि ये स्टेटस को पोजीशन कुछ देर और चलेगी।
रुनियाल साहब, जो लोग ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि रुनियाल साहब जो हैं इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, रुनियाल साहब जो हैं यहाँ से मतलब निकल चुके हैं, यहाँ से पॉलिटिक्स से बाहर हैं, तो क्या वजह है उसके पीछे कि उनको इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है? देखिए, उनको मेरा खतरा है। पहले भी मैं 2 सेकंड नंबर पे रहा हूँ, अभी तक मेरे वर्कर्स की जो जमात है वो इंटैक्ट है। मैं एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ, एनसी के साथ मुंसलिक हूँ, लेकिन लोगों का खतरा है कि वो ये कह के ताकि मैं जो है मेन स्ट्रीम से बाहर निकल जाऊँ और ये करूँ। ये तो फ्रस्ट्रेशन है उन लोगों की जो मुझे अपना मुखालिफ समझते हैं। मैं समझता हूँ कि हर किसी पार्टी को कहीं भी अगर ये ऑन मेरिट फैसला होता है तो हम सबको कबूल करना चाहिए। बाकी ये जो है, मैं इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से बाहर नहीं गया हूँ और इंशाल्लाह आप देखेंगे जब भी इलेक्शन होगा आई विल बी वेरी मच इनसाइड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और अपनी पार्टी के ये क्या ना अपना क्लेम पार्टी के सामने रखकर अपनी पार्टी की तरफ से हूँगा। जी, चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ बशीर अहमद रुनियाल साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।